हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 में गणित विषय का कार्य आया है। आज दिनांक 17 सितंबर को ये कार्य है और ये वीडियो है 15 सितंबर 2021 का। ये गृह कार्य तैयार किया हुआ है, लेकिन स्कूल में विद्यालय में जो आया है ये 17 तारीख को भेजा गया है, तो अपन इसको 17 तारीख का ही मानेंगे, 17/9 का ही मानेंगे। ठीक है, तो इस गृह कार्य में गणित विषय में अध्याय 2 है पूर्ण संख्याएं, जिनके 5 प्रश्न दिए गए हैं, इनको हल करेंगे अपन। प्रश्न नंबर 1, इसमें साहचर्य नियम का पालन करते हुए 12 गुणा 35 को ज्ञात करना है, हल करना है अपने को। तो साहचर्य जो नियम होता है उसका पालन करते हुए इसको हल करना है। तो साहचर्य नियम में जोड़ भी चलता है साथ में और गुणा भी होता है। तो हम 12 को भी तोड़ के लिख सकते हैं या फिर 35 को भी तोड़ के लिख सकते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार दोनों कर सकते हैं। तो अपन जैसे मान लीजिए 35 बड़ी संख्या, तो इसको तोड़ के लिख लेते हैं, अपने को 12 का पहाड़ा आता होगा। तो 12 गुणा, अब 35 है, इसको खोल के लिख लेंगे 30 और 5, यानी एक जीरो वाली संख्या हम लिख लेंगे। 30 और 5 को 35 लिख सकते हैं अपन इस प्रकार से। अब गुणा किस प्रकार से करेंगे, इसको 12 को एक बार तो 30 से गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर 12 को 5 से गुणा करेंगे, दोनों से गुणा होगा अब ये 12। तो 12 को 30 से गुणा करने के लिए 3 से गुणा करेंगे, फिर जीरो लिख देंगे पास में। तो 12 को 3 से गुणा किया तो हो गया 12 तिये 36, 12 तिये 36 और ये जीरो और लगा देंगे, तो ये हो गए 360। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया हमने। और अब 12 को 5 से गुणा करना है, क्योंकि दोनों संख्याओं से गुणा होगा। तो 12 पंजी 60, ये हो गया। फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया, सॉरी प्लस का चिन्ह नहीं, अब इन दोनों को जोड़ करके लिखना है अपने को। ये लीजिए, अब दोनों को जोड़ करने के लिए 360 और 60 को जोड़ना है। तो 360 में 60 जोड़ेंगे तो पहले आप 40 जोड़ लीजिए, फिर कितने हो जाएंगे 400, और 20 को जोड़ा तो कितने हो जाएंगे 420 हो गई है। तो ये इसका आंसर हो गया 420। अब आप 35 को 12 से गुणा करके देखेंगे तो 420 होगा। आप ऐसे करते होंगे गुणा 35, 12 गुणा 35, तो इस तरीके से अपन साधारण तरीके से इसी प्रकार से करते हैं। तो ये इसका हल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात करना है अपने को। ये आप दूसरा प्रश्न नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसको हटा देता हूँ अब। उपयुक्त क्रम में लगाकर के योग ज्ञात करना है अपने को, मैं दूसरे प्रश्न को हटा देता हूँ। ये लीजिए, अब अपने को ये दूसरा प्रश्न हल करना है। 837 है, 208 है और 363 है। अब आगे पीछे इनका क्रम बदल सकते हैं अपन, क्योंकि योग में क्रम विनिमय का नियम का पालन होता है, यानी क्रम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसमें 3 है और इसमें 7 है, इकाई का अंक दोनों को जोड़ते हैं तो शून्य आ सकता है। तो अपने को ऐसी संख्या आगे पीछे साथ में लिखनी है जिनको इकाई अंक को जोड़ने पर शून्य आ जाए। तो 837 है, 837 प्लस 363 को अपन ने पास में लिख लिया। 363 क्यों लिखा, क्योंकि इनका इकाई अंक 7 है और इसका इकाई अंक 3 है, दोनों को जोड़ते हैं तो शून्य आता है। और ये 208 है, इसको बाद में लिख दिया, भले आगे लिख दो या पीछे लिख दो, ये भी प्लस का ही है, तो 208 लिख दिया इस प्रकार से। अब हम इनको जोड़ के कैसे लिख सकते हैं, या तो साधारण तरीके से लिख लीजिए। दो अंकों को जोड़ेंगे तो इसमें देखिए ना 3 और इसमें 7 हैं, कितने हो गए 10 हो गई। इसी प्रकार से इसमें 6 हैं और इसमें 9 हैं, तो 6 में दहाई के स्थान पे है, या डायरेक्ट आप ऐसे जोड़ लीजिए। इसमें 63 हैं और 63 में इस 7 को जोड़ के देखिए कितना होता है, 70 हो जाएगा। और 70 में फिर ये 3 जो है दाई के स्थान पे है, तो 30 ये हो गया। तो कितना हो गया 70 और 30 100 हो गए। अब 100 में क्या जोड़ना है अपने को, ये तो 100 हो गई इधर वाले, यानी 63 और 37 तो 100 हो गए। और 8 और 3 को और जोड़ ली तो 8 में तो 800 हो गया, सैकड़े के स्थान पे है। और ये 300 800 और 300 1100 और 100 कितना हो गया 1200 हो गया। प्लस 208, अब 1200 में 200 जोड़ दो पहले, तो कितना हो जाएगा 1400, और फिर 8 और जोड़ेंगे, ये 208 लिख दिया, बराबर कितना हो जाएगा 1408। ये इस प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन हल हो गया।
दूसरे तरीके से आप हल करना चाहो तो इनको आप सीधी पंक्ति में लिख करके जोड़ लीजिए, फिर इतना ही आ जाएगा। 800 300 1100 और ये 100 ये हैं 1200 हो गए, 208 हो गए। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन उपयुक्त क्रम में आगे पीछे लिख करके अपने इसको जोड़ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात करना है। आपने नोट कर लिया होगा इसको, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये लीजिए, अब है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात करना है अपने को। 285 है, 5 है और 60 है। तो हम इकाई का अंक या फिर कोई भी दो अंक को गुणा करें तो शून्य आना चाहिए। तो हम 5 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, या फिर 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 होंगे, 30 में भी इकाई का अंक क्या हुआ, शून्य ही हुआ। तो अपन इसी प्रकार से लिख लेंगे इनको। तो पहले तो 285 को ऐसे कैसे रहने देंगे, फिर गुणा है 5, फिर गुणा है 60। इनको कोष्टक में ले लेंगे, पहले इनको हल करेंगे अपन, पहले इनको हल करेंगे। अब 5 को इस 6 से गुणा करना है तो 5 6 के 30 हो गए ये तो, और ये एक बिंदु हो गया तो कितने हो गए, 300 हो गए। और गुणा का चिन्ह इधर 285 है, ऐसा कैसा, ये लीजिए 285 है। अब इस 285 को अपने को 3 से गुणा कर लो, फिर 2 जीरो लगा देंगे। 3 से गुणा करने के बाद में फिर 2 जीरो लगा देंगे तो इकाई का अंक ही है, गुणा कर लेंगे। 5 का पड़ा 3 बार बोलेंगे, 5 3 15 की 5 हासिल की 1, फिर 8 से गुणा करेंगे, 8 3 24, इस 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24 और एक हासिल वाला हो गया, कितने हो गए 25 का 5, फिर हासिल की 2 आ गए अब की बार, और 3 को इस 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6 और 2 हासिल वाले 8 हो गए, ये हो गया। और फिर 2 जीरो ये वो लगानी है, इस प्रकार से अपना लगा देंगे तो 85,500। तो इस प्रकार से ये अपना तीसरा क्वेश्चन हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए आराम से, ये इसका हल हो जाएगा। अब इसके बाद में अपन इसको हटाने के बाद में चौथा प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वितरण गुण का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए। वितरण गुणन पर योग का वितरण। तो इसमें क्या करना है अपने को, जो कॉमन संख्या है उसको हम कोष्टक से बाहर पहले लिख लेते हैं। जैसे 126 इसमें भी है और 126 इसमें 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 दो संख्याएं बन रही हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है। तो इस वाला 126 में इसमें भी है और 126 इसमें भी है, ठीक है, दोनों में। तो 126 जो एक दोनों संख्या में समान है उसको एक को बाहर निकाल के लिख लेते हैं, 126 लिख लिया अपन, क्योंकि इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। अब इसके बाद में इसको कोष्टक में लिखेंगे और कोष्टक में लिखने के बाद में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ये बीच वाला जो प्लस का चिन्ह है ये लगाना है अपने को। अब इसके बाद में पहले वाली संख्या में तो 55 है तो इधर 55 लिख दिया, और दूसरी वाली संख्या में क्या है, ये 45 है तो 45 लिख दिया। अब पहले कोष्टक हल होता है, तो पहले कोष्टक को हल करेंगे। ये 55 है, 55 और ये 5 कितने हो गई, 60, और 40 कितने हो गए, 100 हो गए। ये कोष्टक वाले तो 100 हो गई। इसके बाद में गुणा का चिन्ह, क्योंकि कोष्टक जब खोलते हैं तो गुणा का चिन्ह लगता है। अब 125 से गुणा करेंगे, 125 से, तो किसी भी संख्या को जब जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं तो वो 2 जीरो लग जाते हैं उसमें। तो 125 तो ऐसा कैसा आ गया, अब इसके 2 जीरो लगा दिए पास में, तो ये 12,500 इसका उत्तर हो गया, 12,500। अब आप दूसरे तरीके से हल करके देखेंगे तो यही उत्तर आ जाएगा इसका, तो ये इसका नोट कर लीजिए आप। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना हल करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हटा नहीं, इसको हटाएंगे एक बार तो। हट नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्ण संख्याओं के लिए योग तथा गुणन के तत्समक अवयव कौन से हैं। पूर्ण संख्या जैसे मान लीजिए मैंने मान लीजिए ये 5 लिख दिया, कोई भी एक संख्या लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 7 8 10 12 जो भी है। इसके बाद में इसमें योग में तत्समक यानी उसके समान अवयव कौन सा है जो मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो 5 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें अपन तो उसके योग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो 5 में मैं 0 जोड़ता हूँ तो 0 जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 5 का 5 ही आएगा, ठीक है। इस प्रकार 7 लिख के देख लो, 7 में ऐसी क्या संख्या जोड़ें, देखना 1 जोड़ते तो 8 हो जाएगा, -1 जोड़ते 6 हो जाएगा। तो अपन 0 जोड़ेंगे इसमें, और 0 जोड़ते क्या हो जाएगा, 7 का 7 ही रहेगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो योग के लिए तत्समक क्या है, 0 है। इसी प्रकार से गुणन के लिए भी पूछा इसने, कि गुणन के लिए तत्समक क्या है,
जैसे मान लीजिए 3 लिख दिया, अब इसको किस संख्या से गुणा करेंगे, 3 का 3 ही रहे। देखिए आप इसको 2 से गुणा करोगे, 0 से तो गुणा करोगे तो 0 बन जाएगा ये, इसका मतलब 0 तो नहीं आएगा इसमें, तो इसका उत्तर आएगा 1 है। इसका उत्तर क्या आएगा, 1। अब 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 एकम 3 ही रहेंगे। 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 8 को 1 से गुणा करके देख लो तो क्या रह जाएगा, 8 एकम 8 ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कोई प्रभाव, इस 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 8 का जो यहाँ था वो यहीं आ गया, जो 3 यहाँ था वही यहीं पे आ गया, इस 0 का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम पूर्ण संख्याओं के लिए योग के तथा गुणन के लिए तत्समक क्या क्या ज्ञात करेंगे, तो पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य, योग के लिए देखें तो शून्य तत्समक है, योग के लिए शून्य, योग के लिए या योगात्मक तत्समक क्या हो जाएगा, योग के लिए शून्य, योग के लिए योगात्मक तत्समक है, योगात्मक तत्समक शून्य होता है। क्या होता है, पूर्ण संख्याओं के लिए योगात्मक तत्समक क्या होता है, शून्य होता है। अब इसी प्रकार से गुणात्मक तत्समक देखना चाहिए, तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है, पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक, यहाँ पे क्या लिख लीजिए आप, गुणात्मक तत्समक, तत्समक 1 होता है, 1 होता है, 1 लिख लीजिए, इसका उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन थे, अपन ने इस पेपर में ही हल किया, लिख के नहीं किया आज, तो आप आसानी से नोट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। धन्यवाद, अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।